ओके। अरे आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं। पता नहीं, दिल्ली में शायद सर्दी ज्यादा पड़ रही हो, है ना। नहीं सर, स्कूल सर्दी खुला, तो बहुत है। सारा काम हो गया। सर्दी तो है ना। तो सर्दी की वजह से कोई रजाई के अंदर से निकलना नहीं चाह रहा है। यहाँ पे तो, मेरे यहाँ तो एकदम सर्दी नहीं है। मैं नासिक में हूँ अभी। ओके। तो आज अपन लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बताओ मुझे। बोलो, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका था। उसके पीवाईक्यू की डीपीपी भी मैंने भेज दी थी ग्रुप पे। शायद तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत मतलब एकदम सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों हार्ड लगता है। अच्छा, तुम लोगों को हार्ड लगता है क्या आयनिक इक्विलिब्रियम? तो कौन सा चैप्टर? आयनिक इक्विलिब्रियम। उसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है। तो आज अपन लोगों को एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और आरएनएस के कुछ लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। तो फटाफट जो है वो देख लो तुम लोग। ओके। क्या हो रहा है मेरे साथ? चलो। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले चीज जो है, देखो सारी चीजें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट में हम निपटा देंगे। ठीक है। और टाइम रहते सारी चीजें कवर करेंगे। ओके। जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोग एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, और सॉल्ट किसको बोलते हैं। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके। एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है वो कितने तरीके के होते हैं? एसिड बेस कॉन्सेप्ट मतलब एसिड कैसे मतलब कैसे वो एसिड है, कैसे वो बेस है, कैसे सॉल्ट बनते हैं, वो तुम लोगों ने बचपन में ही सीखा था, है ना। लिटमस पेपर को ऐसा ऐसा कर दे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक थ्योरी है, इसको बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस भाई साहब ने क्या बताया था। और दूसरे जो हैं वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। और कौन से भाई साहब थे? लुइस भाई साहब। तो लुइस कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताया गया, ब्रॉन्स्टेड में क्या क्या बताया गया, और आर्हेनियस में क्या बताया गया, वो सारी चीजें अपन लोग देखेंगे। ओके। ठीक है, देखते हैं। अच्छा बताओ मुझे कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था। कोई मुझे थोड़ी सी हिंट देगा? नहीं। जो H+ दे दे वो एसिड, और जो ले ले वो बेस। अरे वाह, तो वो गलत हो गया। जो वाटर में H पॉजिटिव दे दे वो एसिड, और जो वाटर में OH नेगेटिव दे दे वो बेस। यस, OH वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसने। और जो तुम बता रही हो ना, वो जो पहले बताई थी, तो वो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है।
तो चलो, ओके तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर कोई भी चीज जो है वो एसिड है, तो एक्वस सोल्यूशन में अगर H+ दे तो वो चीज जो है वो एसिड है। और आरिनेस ने बताया था कि एक्वा सोल्यूशन में किसी भी चीज को डिसॉल्व करो और OH- दे तो वो क्या है, बेस है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जैसे ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया था कि भाई सब प्रोटॉन डोनर जो होगा, प्रोटॉन डोनर मतलब प्रोटॉन तो H+ ही है ना, और प्रोटॉन डोनर होते हैं एसिड। इन्होंने बताया था कि भाई प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस होते हैं। अच्छा, लुइस कॉन्सेप्ट, लुइस ने क्या बोला था कि अगर जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे बेटा, अगर लोन पेयर एक्सेप्टर है तो वो क्या होंगे, एसिड होंगे, और लोन पेयर डोनर जो होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। बेस अच्छा, होंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सबकी डेफिनेशन के बारे में। अच्छा, तो आगे कुछ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई अमोनिया है और HCl है, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने, चलो पहले इसका देखते हैं, AlOH का होल थ्राइस क्या है, ये बेस है ना, सभी को दिख रहा है। इसको डिसोसिएट करेंगे तो Al की पावर 3+ और कितने OH होंगे, 3OH-। और अगर एसिड हुआ तो उसकी बेसिसिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी, और ये बेस की एसिडिटी। तो एसिडिटी कितनी है, अगर एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ OH-, जितने भी OH- हो, और सेम जो है वो बेसिसिटी, नंबर ऑफ H+, जितने H+ हो वो उसकी बेसिसिटी होगी, और जितने OH- हो वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी बच्चे लोग। अच्छा, ये बात तो सर क्लियर हो गई। आगे कहानी, आगे कहानी ये कहती है कि जैसे मान लो हमने बोला कि भाई H+ है, H+ डोनर है, जैसे NH3 है और HCl है। NH3 HCl ने क्या किया, H ने इसको, HCl ने इसको H+ दिया, तो क्या हो गया, NH4+। और क्या हो गया भाई, Cl- भी तो बचा है, तो HCl ने H दिया हुआ है, HCl ने H+ दिया हुआ है, तो दिस वन इज एसिड, और ये क्या है, बेस है कि नहीं। और अगर HCl से एक H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनी है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। जैसे NH3 है ना, तो बेस है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, और ये एसिड है तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, यहां पे जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास ना H+ है ना OH-, गरीब है। तो गरीबों के लिए लुइस भाई साहब ने बोला कि इनके पास लोन पेयर तो है ना, तो लोन पेयर वो डोनेट कर देता है। किसको डोनेट कर देता है, जो भाई साहब भिखारी होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और इसके पास 8, तो ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, एरो के फॉर्म में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट कर रहा है वो क्या हो गया, लुइस बेस, और जो कोऑर्डिनेट करवा रहा है वो लुइस एसिड। बच्चे लोग अगर इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, तो एसिड बेस का अगर कॉन्सेप्ट पता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं, मतलब आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, H+ का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि OH- का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग बताना कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली ये है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा,
अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो है ना उतना ही वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस जो है उतना ही वीक होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। बच्चे लोग, जैसे हमने बोला कि भाई H2CO3 है, इसने किसी को एक H प्लस दिया, क्या बना दिया, HCO3 माइनस। इसने भी एक H प्लस दिया, क्या बना दिया, CO3 2 माइनस। चेक करो, इसने एक H प्लस दिया हुआ है, इसने भी एक H प्लस दिया हुआ है ना। तो अगर एक H प्लस दिया हुआ है तो ये बना दिया। अच्छा, इसकी बात अगर करें, बताना, इनकी अगर बात करें तो इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा कॉन्जुगेट बेस? H2CO3 एसिड है। ठीक है, और तो ये एसिड है, उससे H प्लस निकला है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, अगर हम बात इसकी करें बेटा, ओके, इसकी करें तो इसने H प्लस दिया हुआ है, तो ये इसके लिए क्या है, एसिड है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ रही है कि HCO3 माइनस जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस भी है एज वेल एज एसिड भी है, दोनों चीजें हैं। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को एम्फोटेरिक बोलते हैं, या ऐसे बोलो एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक मतलब, एम्फीप्रोटिक मतलब प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और H प्लस जो है वो डोनेट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसको इनको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। क्लियर बात पता चली? अच्छा, जैसे H3PO4 है बच्चा, H3PO4, इसको डिसोसिएट करो, HPO4 सॉरी H2PO4 सॉरी 1 माइनस, एक माइनस चार्ज, देखते रहना बच्चे लोग, 1 माइनस, एक और डिसोसिएट करो तो HPO4 2 माइनस, एक और डिसोसिएट करो PO4 माइनस 3 माइनस, है ना। अच्छा, कहानी ये आती है कि इसमें से कौन सा एम्फीप्रोटिक है, जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस जो है वो डोनेट भी कर सकता है, कौन सा एम्फीप्रोटिक है? H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव। HPO4 2 नेगेटिव, एकदम सही है ना। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो एम्फीप्रोटिक है। अब पता चला ना, ये है एम्फीप्रोटिक। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी है बच्चे। एक्सेप्शन कैसे? जैसे हमने बोला कि H3PO2 या H3PO3 है ना, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? ऐसे बोला H2PO2 सॉरी H2PO3, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? H3BO3, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन का केस आता है और अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता 323। है। रॉन्ग, बाकी H लोग तो 3। बताएं। हाँ, बोलो बोलो बोलो।
नहीं, एक आध लोग तो बोल रहे थे, वो भी नहीं बोलेंगे क्या? सर 332। 332। ओके, बेसिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ H प्लस, है ना? तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें अगर ना इनका H प्लस निकलेगा ही नहीं, इसमें OH नेगेटिव निकलेगा। ओके, देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। HPO3 है ना, तो 3 O है ना, और H कितने हैं बेटा? 3 है। कभी भी ऑक्सी एसिड होते हैं ना फास्फोरस के, तो P डबल बॉन्ड O तो होता ही होता है, और एक जो है वो H है। अब बेटा कितने H निकल सकते हैं इससे, बताओ? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। यही आगे काम आएगा N फैक्टर, इसका भी N फैक्टर जो है वो क्या आएगा? 2 आएगा, है ना? क्लियर? 2 अच्छा, कैसे निकले, एक ही तो निकलेगा एक ही कैसे निकलेगा? जो सिंगल बॉन्ड में है। यहाँ नहीं, से तो जो OH निकलेंगे ना। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव चीज है, उससे जो H अटैच है वो निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। ठीक है? OH पूरा नहीं निकलता है, HO तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, H प्लस निकलेगा 2, इस वजह से 2 बैलेंसी फैक्टर है इसका। जल्दी बताएं। टू। चेक कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। PO3 है, यहाँ पे 3 O हैं बच्चे लोग, जैसा पहले था ना वैसा ही है, 3 O हैं, लेकिन यहाँ पे 2 OH है, सॉरी 2 H है, तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 2। इसका भी N फैक्टर जो है वो कितना है? 2। नीचे वाले का भी 2 ही होगा फिर। नहीं, नीचे वाला जो है वो H प्लस देता ही नहीं, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। और ये बोरिक एसिड बस नाम है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, BOH का होल थ्राइस, ये होता है। तो कोई भी H प्लस नहीं निकलेगा, ठीक है? तो इसका N फैक्टर जो है वो नहीं बताया जा सकता। OH माइनस भी नहीं निकलेगा, तुम लोग सोच रही हो कि OH माइनस निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा। तो ये बोरिक एसिड का एक्सेप्शन याद रखना, वो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं। अब क्यों नहीं निकलेगा? ऐसे होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होता है, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो बोरिक एसिड का अगर तुम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा हो तो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है? और यहां से H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, देखना एनसीईआरटी में बना हुआ है। 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डाइमर फॉर्म, हम डाइमर फॉर्म में बना रहे, वैसे तो पॉलीमर फॉर्म में होता है। बहुत सारे H3BO3 एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, देखो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। अच्छा, ये हाइड्रोजन आगे किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन आगे किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब किसी एक और मॉलिक्यूल के साथ, ये भी और ये भी, सब के सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए, तो निकलेगा कैसे? सब तो अटैच है, तो इसलिए कुछ नहीं निकलता है। तो बोरिक एसिड को हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी कितनी है और एसिडिटी कितनी है। क्लियर बात? सर ऐसे OH तो H3PO3 और H2PO3 में भी है, उसमें हाइड्रोजन OH है, बॉन्डिंग क्यों नहीं? लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो H3BO3 पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, तो अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। अब ये तो एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी ना बॉन्डिंग होगी। अच्छा हाँ, ये 2-3 मॉलिक्यूल होते तो एक दूसरे के साथ कर लेते। तो इधर हमने बोरिक एसिड का भी तो एक ही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। नहीं, मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता एक मॉलिक्यूल, क्योंकि बोरॉन, जैसे तुम लोग ऐसे बताना कि अगर BH3 लिखें तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं,
तो ये तुरंत अपना डाइमर बनाता है। जब इनऑर्गेनिक का रिवीजन कराएंगे ना तब बताएंगे। ये तुरंत ये B2H6 बना देता है, बनाना बॉन्ड होता है। अच्छा, मतलब ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता ये ये H3BO3। H3BO3 जो है वो इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो पॉलीमर फॉर्म में बनाता है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। मतलब दो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, निकलेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा। अच्छा, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एक मिनट, चलो तो आगे बात करते हैं कि सब्सटेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं। सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट, सब्सटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। भाई इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के या सब्सटेंस दो तरीके की बात कर लेते हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग। बच्चे लोग ध्यान से समझते रहना। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या ऐसे बोल दो, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में फर्क बताओ मुझे, फिजिक्स में भी पढ़ा हो। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी से है। यस, इलेक्ट्रिसिटी से है। जो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट और जो ना करे वो नॉन कंडक्ट। एकदम, जो अपने आयंस में ब्रेक हो, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं डिसोसिएट इनटू आयंस। अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, जैसे NaCl है ना, तो वो Na+ भी हो जाएगा और Cl-, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो डिसोसिएट ना हो, है ना। हम बोल सकते हैं डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 0 होता है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ शायद पढ़ा हो, यस। है ना। तो जैसे यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो हैं वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये मतलब अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते। अरे भाई यूरिया का फॉर्मूला तो पता होगा, NH2CO NH2। अब इसको ब्रेक करो अपने आयंस में, कतई नहीं ब्रेक होगा। तो इसलिए यूरिया जो है वो Ni है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा सर, ये तो बात क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बताओ इसमें डिफरेंस बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग Yes. इलेक्ट्रोलाइट होता है, है ना, मतलब तो स्ट्रॉन्ग। हाँ, हाँ बोलती रहो तुम। कंप्लीट डिसोसिएट, एकदम सही बोला। मतलब इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 होता है या 100% होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पार्शियल डिसोसिएट होते हैं, पार्शियल डिसोसिएट। अब बताओ इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता होगा? बहुत ही कम होता है, लेस देन 1। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, स्ट्रॉन्ग बेस आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड याद करना एकदम कंपलसरी है। क्या होते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं?
मतलब एकदम ये चीज याद ही होनी चाहिए। तो जैसे H2SO4 है, आगे HClO4 है। Cl के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं, ऑक्सी एसिड का मतलब एक एसिड है HCl और उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो तो उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl है, HBr है, HI है, ये सभी के सभी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। HI तुम लोगों को पता है ना कि HCl, HF और HI में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पता है। और ऐसे बोल सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जितने भी मतलब सॉल्ट बनेंगे वो सभी के सभी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बच्चे लोग, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं? ऑल एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं, एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान देते रहना और पीडीएफ को अच्छे से सेव करना कहीं पे या स्क्रीनशॉट लेते रहना। ऑल एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं बताना जरा कुछ, कोई एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? जो वाटर में डिजोल्व होके OH नेगेटिव देते हैं वो alkaline। यस, ठीक है। एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड वो होती हैं, एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं जो देखो हलीना की तरफ से फरियाद, फर्स्ट ए वाले ग्रुप जो है वो एल्कली मेटल्स हैं। और सेकेंड ए ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग नहीं, उसमें से केवल और केवल Ba का हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर, पता चला? अच्छा, वीक एसिड कौन कौन से होते हैं ये भी तुम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। वीक एसिड कौन कौन से होते हैं बताओ। जब भी इसके अलावा H2SO3, HClO2, यहाँ पे 3 तक था, HClO है ना, आगे HNO2, जितने भी, या हम ऐसे बोल दें जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, क्यों नहीं चलता है, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं बच्चे लोग, वो सभी के सभी जो हैं वो वीक एसिड की सीरीज में आते हैं। ध्यान देना भाई, जैसे CH3COH, HCOH, ये सब के सब क्या है, वीक एसिड। ऑल आगे, टाइप ऑफ सॉल्ट्स में ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं इंक्लूड होंगे? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट, है ना, क्या ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं, ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं, उसके सॉल्ट्स फिर बनाएंगे, पहले एसिड दो। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी HCOH है ना, CH3COH है, बेंजोइक एसिड है, जितने भी हैं वो सभी के सभी जो है वो वीक होते हैं। अच्छा, और याद करते रहो सभी लोग, और क्या है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, या ऐसे बोल दो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, जैसे अभी हम लोगों ने देखा H3PO4, H3PO2, ये सभी के सभी जो ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस की, वो सभी के सभी जो है वो वीक एसिड की सीरीज में आते हैं। उसके अलावा HCN भी आता है ना, H2CO3 भी आता है, HF भी आता है, ये सभी के सभी वीक एसिड में आते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में एक आध एग्जांपल दे दो। CH3COH है ना। अच्छा, वीक बेस कौन कौन से हैं, कोई एक आध तो बता दे भाई। KOH। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ बेटा,
एल्कली मेटल्स, कौन कौन से एल्कली मेटल्स हैं? ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ऐसा है। तो ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे, है ना। वीक बेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब एल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड जो है बच्चे लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब है। और ऐसा बोल सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक बेस है वो सब, जैसे अमोनिया है, ये भी जो है वो वीक बेस है। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है, वीक बेस है। ओके, ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो है वो एकदम दिमाग में होनी चाहिए। एक एग्जांपल नहीं, बहुत जितने भी होते हैं उतने सारे बता रहे, एक एक में नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा कि मतलब एक एक बता के निपटा दो, ऐसा नहीं है। तो मार्क्स भी आने चाहिए सभी बच्चों, पूरी तरीके से मैं बता रहा हूं। चेक कर लो जल्दी से। यस सर, हो गया। हो गया, चलो। तो हम बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन की। तो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी देखेंगे। पीएच का कैलकुलेशन, तो पीएच तुम लोगों को पता होगा, पीएच जो होता है वो निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के बराबर होता है ना। लॉग की वैल्यू तुम्हें दी जाएंगी और वहां पे बस रखना है। या अगर H प्लस निकालना हो, इधर लॉग बेस 10 होता है, तो 10 की पावर माइनस पीएच कर सकते हो, 10 की पावर माइनस पीएच कर सकते हो। अगर 10 की पावर माइनस पीएच तो H प्लस, जैसे मान लो हमने बोला कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, पीएच जो है बेटा, अगर पीएच बात करते हैं कि 10 की पावर जो है वो 7 है, -7, 7, तो पी H प्लस कितना होगा, आराम से पता चल सकता है, 10 की पावर -7, बच्चे लोग आराम से निकाल सकते हो। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है पीओएच का, निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, या अगर OH माइनस हमें कैलकुलेट करना है ना, तो 10 की पावर माइनस POH कर सकते हो। देखो तुम लोगों को पता होगा वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है। वाटर में H प्लस और OH माइनस जो है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल रहती है बच्चे लोग। बताओ कितनी रहती है, बताओ H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहती है? अरे भाई, अगर तुम लोगों ने एक पीएच स्केल बनाई, पीएच स्केल ऐसे बनाई, देखो, और यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट होता है, पीएच स्केल जो होती है वो 1 से लेके 14 तक जाती है, 7। और जो मिडिल पॉइंट है वो 7 है। और 7 से अगर वैल्यू जो है बच्चे लोग कम आती है ना, इधर बढ़ती जाती है। तो इसमें देखो पीएच जो है वो अगर 7 से कम जाता है, जितना जाता है, तो वो चीज जो है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और पीएच से जितना ज्यादा, मतलब 7 से जितना ज्यादा पीएच जाता है, तो वो चीज जो हो जाती है वो क्या हो जाती है बच्चे लोग, बेसिक। जितना ही ज्यादा 14 के पास आएगा उतना ही ज्यादा बेसिक। और ये वाली चीज जो है वो क्या है, न्यूट्रल, जो 7 होगा। तो इनका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फॉर वाटर
10⁻⁷ क्या होती है 10⁻⁷। तो एक और फॉर्मूला तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि भाई साहब अगर पीएच निकल आए तो पीओएच भी निकल आए तो इनका सम हमेशा जो है वो 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। याद रखना ये जो है वो रूम टेम्परेचर पे है एट 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर हम बात करें कि पीएच प्लस पीओएच ये 14 है किसके, कब, 25 डिग्री सेल्सियस। तो उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा बच्चे लोग ऐसा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो KW की वैल्यू भी बढ़ती है और PKW की वैल्यू जो है वो घटती है। ये क्या है, KW क्या है, PKW क्या है, यहाँ पे देखो बच्चे लोग, है ना। तो KW जो होता है उसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है, आयंस का प्रोडक्ट, H+ और OH-। आयनिक प्रोडक्ट है ना वाटर का। अच्छा अगर पीएच है तो हम निगेटिव लॉग ऑफ H+ बोल सकते हैं। तो PKW है तो क्या बोल सकते हैं, निगेटिव लॉग ऑफ KW। तो ये है कि नहीं है। तो इसमें KW अगर ज्यादा तो PKW क्या होगा, कम होगा। जस्ट अपोजिट होते हैं, H+ है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज्यादा तो KW की वैल्यू भी ज्यादा और PKW की वैल्यू जो है वो कम। तो जैसे पीएच है, पीओएच है, वो 12 होता है। कब होता है, एक बार क्वेश्चन आया था, एट हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले 14 था अब 12 हो गया है। तो पता चल रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो PKW की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। सर अब ये वाला दोबारा बता दोगे, थोड़ी नेटवर्क इशू थी। हेलो हेलो, कैसा कोई बोल रहा है। देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है। अगर देखो पीएच क्या होता है बताओ मुझे, निगेटिव लॉग ऑफ H+। अगर H की जगह पे हम रख दें KW तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चलता ही नहीं है। देखो यहाँ चलाता हूं। देखो PKW है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, निगेटिव लॉग ऑफ KW लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस सर। है ना। तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर PKW ज्यादा है, ये वाली चीज ज्यादा है तो ये कम है क्योंकि निगेटिव है, KW की वैल्यू कम है। बस यही बताया कि भाई साहब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी और PKW की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ऐसा बताया है। ओके चलो, तो अगर हमने बोला कि एट 20 डिग्री सेल्सियस तो पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू क्या हो सकती है ना, 14, 12, 15, 20। बोलो कौन सा ऑप्शन, आराम से देखो बच्चे लोग। फिर याद ही नहीं रहता। याद सर एक बार पिछली स्लाइड दोबारा चलाना।
तो दोबारा चलाएंगे तो तुम बता ही दोगी। लो, यस, किसी ने सही आंसर बताया है, दीपा, है ना भाई। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर जो है बेटा बढ़ाते हैं, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। याद है 90 डिग्री पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, 12 थी। तो अगर हमने टेम्परेचर को घटाया तो क्या होगा, पी के डब्ल्यू की वैल्यू जो होगी क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं। तो कितनी बढ़ेगी, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम ही है, तो 15 आंसर होगा। अगर और कम होता तो 20 होगा, तो इसलिए 15 आंसर। क्लियर कट बात समझते रहो जल्दी से। अच्छा, पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिक्सिंग का, ठीक है। तो यहां पे केस नंबर 2 हम लोग देखेंगे। केस नंबर 2, अगर हमें pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका अगर मिक्सचर तैयार किया जाए, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ, या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट, दो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो प्रेजेंट, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। बच्चे लोग ध्यान देना। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स्ड है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन N1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसका N2 है, इसका V2 है, ये तो पढ़े होगे ना तुम लोग। तब अगर N1 V1 का मल्टीप्लिकेशन, N1 मतलब नॉर्मेलिटी, इसका मल्टीप्लिकेशन N2 V2 से ज्यादा आता है तो क्या होगा, N2 V2 से ज्यादा आता है तो, ठीक है। अगर एसिड का ज्यादा आ रहा है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, H प्लस मिक्स, अभी इसका क्वेश्चंस कराएंगे। H प्लस की तो क्या होगा फॉर्मूला, N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये वाला फॉर्मूला होगा। और अगर H प्लस निकाल लिया तो यहां पे रख दिया पीएच। तो बात यहां फंसती है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो मिलाया जाए और N2V2 की वैल्यू ज्यादा आए N1V1 से, तो जो ज्यादा आता है ना उसको पहले रखते हैं। तो N2V2 किसके लिए है, बेस के लिए। तो हम OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो क्या होगा, N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, ये वाला फॉर्मूला है। जो भी ज्यादा वैल्यू है ना उसको पहले रखें। अगर N1V1 जो है N2V2 के बराबर आ गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बराबर वैल्यू अगर आ गई तो क्या करेंगे, तो ये जो है वो न्यूट्रल की कंडीशन, इसका पीएच जो है वो हमेशा 7 है, इसका पीएच जो है वो हमेशा 7 रहेगा। चलो जल्दी से एक बार रिव्यू करो जल्दी से इसका, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताता हूं, है ना। एक क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग करेंगे क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो इसका एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड पीएच
50 ml ऑफ m/5, m/5 है ये, ओके, HCl, इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करना पड़ेगा, प्लस है 50 ml ऑफ m/10 H2SO, इसका pH। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बता देते हैं। उसके बाद अगर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, अगर ऐसा है बच्चे लोग, H+ की कॉन्सेंट्रेशन मिक्स, अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका मिक्सचर तैयार कर दिया जाए तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकालते हैं। तो यहां पे तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 2 एसिड है, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एक और बता देते हैं। नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलारिटी इंटू n फैक्टर, यही होती है। तो पहले इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करो। करोगे क्या कि मैं बता दूं? सर एक सेकंड। करो फटाफट। m/5 आ रहा है इसका। m/5, m/5 आएगी नहीं, वैल्यू आएगी ना बेटा। m के टर्म्स में तो आना ही नहीं है। चलो एक मैं बता मैंने देता ना H+ मिक्स निकाल। अच्छा, H+ मिक्स निकाला तो भी m नहीं आता है। m देखो, इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, N1 है तो मोलारिटी कितनी है 1/5, और H+ कितने है 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई है 1/5, N1 आ गया। इसका V1 तो दिया हुआ है 50, मैंने ना इसको m/5 × 1 लिख दिया। वो तो यूनिट है ना मोलारिटी। इधर V2 जो है वो भी कितना है 50 ml, और देखना N कितना है, जल्दी देखें, N1 तो 1/10 इंटू 5, सॉरी इंटू 2, क्योंकि H+ 2 है ना, तो इधर कितना हो जाएगा 1/5। चेक करो जल्दी से। ओके क्लियर, जल्दी 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 चेक करें। अरे भाई 50 है, इधर ये है। यस सर, क्लियर। क्लियर। अब इसमें हमें फॉर्मूला भी लगाना है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला क्या है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। है ना, तो यहां पे वैल्यू रखो 50 इंटू 1/5 प्लस 50 इंटू 1/5 अपॉन V1 प्लस V2 100। बच्चे लोग 1/5 आएगा। 10, इधर क्या हो गया है 10, तो 20/100। चेक करो, तो हम इसको ये पॉइंट तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर -1। तुम लोग अगर कट कर लोगे ना तो 5,
5 में log की वैल्यू में फंस जाओगे। log 5 की वैल्यू कहाँ दी हुई है, क्वेश्चन में तो दी नहीं है, तो तुम लोग फंस जाओगे। Yes. तो अगर 2 इंटू 10 की पावर -1 है तो log 2 की तो वैल्यू पता ही है ना, 0.3014, तो 0.3 रखना। अच्छा, तो ये आ गया H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई है बच्चे, 2 इंटू 10 की पावर -1। अब इसका लॉग ले लो, log x इंटू वाई। क्या होता है log x इंटू वाई, log x प्लस log y होता है कि नहीं, और log h प्लस। अच्छा, log h प्लस जो है वो pH नहीं होता है, इसमें निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे में निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, निगेटिव log ऑफ h प्लस। देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, निगेटिव log ऑफ 2 और ये 10 की पावर -1 आगे जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म देखो क्या हो गया, pH 1 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू अपने को पता है 0.3010, तो 0.3 ही रखना, तो pH कितना आ गया 0.7। ऐसा आंसर है, ऐसा पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। इतना शॉर्टकट होता, इतना मतलब आसान होता तो हर एक लोग डॉक्टर ना बन जाते। तो थोड़ा सा तो लेंदी है और सॉल्व करना ही पड़ेगा, Yes, sir. है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए देते हैं और सभी बच्चे उसको ट्राई करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन, 75 ml ऑफ m/2 BaOH का होल ट्वाइस, और क्या दिया हुआ है 25 ml ऑफ m/1 HCl, ऐसा लिखा हुआ है। pH निकालना है बच्चे, आराम से निकालो। सभी बच्चे ट्राई करें बेटा। पहले नॉर्मेलिटी निकालो दोनों की, HCl की जो नॉर्मेलिटी है वो मोलरिटी है, दोनों सेम है, लेकिन BaOH का ऑल्टाइज में नॉर्मेलिटी जो है वो अलग है। और ये ध्यान रखना, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा कि प्लस वाला लगेगा, माइनस वाला लगेगा कि प्लस वाला, Minus, sir. यस माइनस वाला। और जो ज्यादा वैल्यू आए उसको पहले रखना है, और जिसकी Sir, वैल्यू log ज्यादा, 5 की वैल्यू क्या होती है? हाँ Log 5. कतई नहीं बनाना है तुम्हें, मैं बता रहा हूं ना, log 5 बनाना ही नहीं है, तुम्हें log की वैल्यू दी नहीं जाएगी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में log 5 बन रहा था, लेकिन हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि log 2 की वैल्यू सभी को पता होती है। ये 5/10 आ रहा है ना? ऐसा नहीं आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि log की वैल्यू अगर 5 आती तो उसमें कुछ ना कुछ अरे 5/10 आ रही तो 1/2 है ना। Yes, sir, 5/10. 5/10 आए तो उसमें 1/2 है ना, तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, लॉग ले लो। log 2 की वैल्यू तो 0.3 पता ही है ना। ध्यान रखना क्यों log की वैल्यू नहीं दी जाती है,
इतनी देर तक लॉग देखते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू नहीं दी गई, इट मीन्स हमें log 2 के टर्म्स में ही करना है। log 2 की वैल्यू तो पता ही है, तुम्हें दी नहीं जाएगी, 0.3 ही रखनी होगी। तो पहले v1 कितना है 75, n1 कितना है 1/2 into 2 मतलब 1, v2 कितना है 25, n2 कितना है 1, तो 75 into 2 n1 v1 minus n2 v2 upon v1 plus v2। n1 v1 कितना आता है 75 माइनस n2 v2 कितना आ रहा है 25 अपॉन v1 प्लस v2 100। तो यहाँ पे 50 अपॉन 100 1/2 आ गया बच्चे लोग। तो ये क्या आया है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आई है, क्योंकि यही वाली चीज ज्यादा है ना। OH माइनस की वैल्यू आई है 1/2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 2 की पावर -1, एकदम लिख सकते हो सर। लॉग लो, लॉग OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तो log 2 की पावर -1, तो ये 1 -1 आगे आ जाएगा, मतलब माइनस log 2 log OH माइनस। अब log OH माइनस POH हो सकता है, हाँ, तो निगेटिव लॉग कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा log 2। इसकी वैल्यू 0.3 है, और ये क्या हो गया है POH कितना है 0.3। लेकिन अपने को क्या निकालना था pH, तो pH प्लस POH क्या होता है फॉर्मूला 14, तो pH इक्वल्स टू क्या होता है 14 माइनस 0.3, तो pH आ जाएगा 13.7। ऐसा है। क्लियर बच्चे लोग? ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे या तुम लोगों के उसमें नोट्स में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को करना, पीएच और पीओएच के क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चंस आने तय हैं केमिकल और आयोनिक से। तो आयोनिक सबसे मेन चैप्टर है इक्विलिब्रियम का, केमिकल तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो सभी बच्चे आयोनिक इक्विलिब्रियम एकदम ध्यान से पढ़ें। जो पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूं उसको फिर से दोबारा डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन करें। ओके ओके सर। पूरा मैं 1 to 1 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक भी चीज जो है वो उसको मैं छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, तभी देखो ना कितने पेजेस में हुआ है, 16 पेजेस में हुआ है। ठीक है, तो मतलब वैसे तो 2-3 पेज में ही चैप्टर हो जाता, लेकिन तुम लोगों को पूरा का पूरा रिवीजन करवा रहा हूं ताकि मार्क्स आए। चलो ठीक है, तो आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।